गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे लेक्चर नंबर 65 में सभी का स्वागत है। तो देखिए बच्चों, इससे पहले मेरी जो वीडियो आई थी लेक्चर नंबर 64 एंड ऑल्सो 63, उसमें हमने हमारे लेसन नंबर 12 को लिया था, ठीक है। और लेसन नंबर 12 था हमारा वेव ऑप्टिक्स। अनफॉर्चुनेटली हमारा क्या होता कि जो लेक्चर नंबर लास्ट 62 तक हम चल रहे थे लेसन नंबर 7 पर। तो लेक्चर नंबर 62 तक हमारा लेसन नंबर 7 चल रहा था, जिसमें हमने एक टॉपिक पढ़ाया था कि किसी वृत्ताकार धारावाही पाश के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना। तो मोस्टली हुआ क्या था कि वो वीडियो थोड़ी सी धुंधली सी आ रही थी और उसमें थोड़ी सी वॉइस भी क्लियर नहीं थी और क्लियरिटी भी ठीक नहीं आ रही थी। तो बच्चों ने कहा था कि सर एक बार इसको दोबारा से कर लीजिएगा, तो यार दोबारा से हमें आप करा दीजिएगा। तो देखो बच्चों, मैं आज वापस से उसी टॉपिक से हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है 65 उसको मैं एग्री कर रहा हूँ। तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमारा लेक्चर नंबर 63 और 64 वो दोनों वेव ऑप्टिक्स के हैं। वो गलती से इस ग्रुप में डल गए थे, वो किसी अन्य ग्रुप में मेरे को डालने थे, वो गलती से इसमें आ गए थे। तो आप अब मैं सीरियलिटी को यही रख रहा हूँ, यानी कि 64 के बाद अब हमारा जो लेक्चर चलेगा वो 65 से चलेगा और चैप्टर नंबर 7 वही कंटिन्यू चल रहा है। ओके, ध्यान दीजिए। तो देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है किसी वृत्ताकार धारावाही पाश या वलय के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना। हालांकि इसके बारे में पहले जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, लेकिन एक बार हम वापस से फिर से इसको स्लोली आराम से धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी वृत्ताकार धारावाही पाश या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वलय के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं बेटा कि ये हमारे पास टॉपिक है कि किसी वृत्ताकार धारावाही पाश या वलय के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना, ये टॉपिक है। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक स्मॉल ए त्रिज्या की एक हम वृत्ताकार वलय या पाश को उपयोग में लेते हैं। तो एक्चुअली क्या बेटा, मेरे पास कुछ है नहीं उस चीज़ को शो करने के लिए, तो मैं अपने हाथ से ही दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारे पास वलय है बेटा, देखो बन गई। अगर हम इसको ये रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं, तो आप मेरी एक उंगली से देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा। अब इसको ये एक सर्कल टाइप में दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको? दिख रहा है सर्कल। अब इसका जो अंदर वाला भाग है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर वाला भाग दिखाई दे रहा है हमें। तो ये के वलय है, ठीक है, सर्कल टाइप में है। इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल ए, ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वलय में कैपिटल आई मान की विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं और मानते हैं कि सर ये जो वलय है अपने मतलब वाइजर तल में स्थित है, ठीक है। तो देखिएगा, देखो बेटा, ये एक वलय हो गई बेटा हमारे पास पाश। ये वाइजेड तल में स्थित है और ये इसका हो गया एक्स अक्ष, ठीक है। और इसकी रेडियस स्मॉल हो गई। इस कॉल्ड इज अ सेंटर्ड पॉइंट। ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें ये मान लीजिएगा आप कैपिटल आई मान की धारा बह। मैंने आपको बताया था ये बेटा वलय है मेरे पास, ऐसे ही तो रखी हुई है ये। केवल आप मेरे अंगूठे और इस उंगली के मिश्रण आकृति को देखिए, एक सर्कल दिखाई दे रहा है ना आपको, वलय। तो ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है। इसके सामने वाला भाग दिखाई दे रहा है, पीछे वाला भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको चित्र में कैसे अंकित करेंगे? तो जो सामने वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ही तो रखोगे आप इसको। तो जो सामने वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है वो तो आपने कर दिया डार्क से, और जो ये मेरा पीछे वाला हिस्सा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है
इसको आप व्यक्त कर दोगे डॉटेड लाइन से, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने इसका डेप्थली अध्ययन किया है। तो आपको मैं बता दूं, ये डॉटेड वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और ये जो है गहरा वाला भाग डार्क लाइन से जो मैंने शो किया, ये आगे वाला भाग है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी होगी रेडियस ए, और ये इसमें मैंने कैपिटल आई मान का करंट फ्लो कर दिया है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी वलय के कारण ये मेरे पास सेंटर पॉइंट O है, इससे मैं मान लेता हूँ कि सेंटर पॉइंट O से x अक्ष पर स्मॉल x दूरी पर यहाँ पर ये कोई पॉइंट P है, जहाँ पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र के मान की क्या करनी है, गणना। ओके, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं मानता हूँ कि सर ये स्मॉल a त्रिज्या की जो ये वृत्ताकार वलय है ना बेटा, ये dl लंबाई के अनेक अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक अल्पांश ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, सभी से मिलकर बनी हुई है कि नहीं हुई? तो हमने अनेक अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, हमें पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, तो उसके लिए हम दो अल्पांश AB जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, dl, एक नीचे ले लेते हैं A डैश B डैश, उसकी भी लेंथ कितनी है, d। हमने दो अल्पांश AB बराबर dl और A डैश B डैश बराबर dl, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AB बराबर A डैश B डैश बराबर dl। हमने दो अल्पांशों को यूज में लिया है। ठीक है, आफ्टर ऑल अब हम क्या करते हैं, पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है। तो एक बार जो ये मैंने आकृति बनाई है, इसको आप वापस से समझ लीजिएगा। वापस आप क्या समझोगे बेटा, हमने स्मॉल a त्रिज्या की एक वृत्ताकार वलय ली है। ठीक है, ये वलय ऐसे थी। ठीक है, 3D में रख रहे हैं हम इसको, वास्तविकता में बोर्ड पर तो हम 3D को शो कर ही नहीं सकते ना, तो 3D में रखेंगे तो ये वास्तविकता में ऐसे रखी हुई है। ये इसका पीछे वाला भाग है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये आगे वाला भाग है जो हमें दिखाई दे रहा है। जो आगे वाला भाग हमें दिखाई दे रहा है उसको मैंने डार्क लाइन से ले लिया है, और ये जो पीछे वाला भाग है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसको मैंने डॉटेड लाइन से ले लिया है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है बेटा, स्मॉल है। मैंने कहा था कि ये जो वृत्ताकार वलय है ये YZ तल में स्थित है, तो आप देख सकते हैं ये YZ तल में स्थित है। इसके सेंटर पॉइंट O से स्मॉल x डिस्टेंस पर, कौन सा अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश, ये कोई पॉइंट P उपस्थित है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है। चुंबकीय क्षेत्र के मान की हमें क्या करनी है बेटा, गणना करनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमने माना है कि ये जो वृत्ताकार वलय है ये dl लंबाई के अनेक अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, काफ़ी सारे अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है। तो बेटा मैंने पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए न्यूनतम कितने अल्पांश लिए हैं, दो, पहला AB और दूसरा A डैश B डैश। ठीक है, दोनों लाइन दी है। अब इन दोनों के कारण ये पॉइंट P, ये पॉइंट P, ये मैंने डिस्टेंस ले ली है, और इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ले ली बेटा। अब आप देखेंगे कि इस पॉइंट P पर जो मैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करूंगा वो इन दोनों अल्पांशों के कारण करूंगा। तो इस पॉइंट P पर इन अल्पांशों के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो इन अल्पांश AB के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आ रही बात समझ में कि इस अल्पांश के कारण पॉइंट P पर जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, आपको मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। बेटा देखिए, ये मेरे पास वृत्ताकार वलय है। थोड़ी सी आपको दिक्कत इस वजह से आ सकती है क्योंकि मेरे पास कोई सर्कल चीज़ नहीं है, इसलिए मेरे को बार बार ये हाथ की ये वाली सिचुएशन बनानी पड़ रही है। तो आप ध्यान देंगे तो यहीं से ही समझा दूंगा। ये वृत्ताकार वलय है बेटा, ये बोर्ड पर ऐसे रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है, रखी हुई है ना, ऐसे। ठीक है, ये देखिए ऐसे रखी हुई है। ठीक है, अब इस वलय को आप यहाँ से यूँ करोगे सीधा, वास्तविक 3D में लेकर आओगे तो ये ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ना। जब ये यूँ रखी हुई थी तो साइज इसकी ये बन रही है कि नहीं बन रही है, जब ऐसे रखी हुई तो साइज ये बन रही है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है इसमें, ऐसे फ्लो हो रहा है बेटा। अब आप इसको सीधा करोगे, ये लो सीधा कर दिया, सीधा करोगे तो करंट ऐसे बहेगा कि नहीं बहेगा, करंट की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी, देखिए होगी कि नहीं होगी, होगी ना। ये लीजिए यहाँ से हमने इसको ऐसे सीधा कर लिया तो करंट अब यूँ ही तो बह रहा है, बह रहा है। ऊपर एक अल्पांश था, नीचे एक अल्पांश मान लिया। तो अब हम दाएं अतली का नियम लगाएंगे। तो बेटा मैं करंट की दिशा में
करंट की दिशा में मैं क्या करूँगा, अपने अंगूठे को रखूँगा, ठीक है, और उंगलियों को घुमाव उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर होगा। उंगलियों को घुमाव जो होगा, देखो बेटा ऐसे है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे डायरेक्शंस आ रही है, ये करंट ऐसे आ रहा है, ये अल्पांश हो गया, ठीक है। अब उंगलियों का जो घुमाव होगा उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर होगा जहाँ पर मैं पॉइंट फी को जनरेट कर रहा हूँ, यहाँ पर जहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये सर्कल बन चुका है बेटा, बन गया ये सर्कल, करंट ऐसे आ रहा है, ये अल्पांश है। तो मैंने कहा था कि अंगूठे को आपको अल्पांश की यानी कि प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में रखना है, तो ये अल्पांश है, यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, तो अंगूठे को आपने करंट की दिशा में रख लिया। तो जो उंगलियों को घुमाव होगा यानी कि जो उंगलियों का जो फैलाव होगा उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ होगा जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हो। तो मेरा पॉइंट पी ये हो गया ना, उंगलियों को घुमाव ऐसे, तो आप देखेंगे ये कुंडली हो गई, ये मेरा अंगूठा हो गया, उंगलियों को घुमाव ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी की तरफ आ रहा है ना। तो मेरी जो हथेली है, हथेली के जो लंबवत जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। एक मिनट में आपको दिखाता हूं, रुकिए। देखो बच्चों, और कुछ तो मुझे जनरली मिला नहीं, यही मिला है, आप यहीं से देख लीजिए, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, ये वृत्ताकार कोयल है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये लीजिए ऐसे रखी हुई है बेटा, ये रख दी हमने, सॉरी ऐसे देख लीजिए, ऐसे रखी हुई है, ओके। करंट इसमें ऐसे तो फ्लो हो रहा है, देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब इसको आप यूं लेकर आओगे, ये लीजिए, यूं ले आया तो करंट इसमें अब यूं ही तो जाएगा बेटा, देख लीजिएगा ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है भाई, ये वाली भुजा उठकर यहाँ आ जाएगी, ठीक है, यूं ही जा रहा है। अब मुझे इस अल्पांश के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, जो अल्पांश ए बी बराबर डी एल के कारण जो पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, उसकी दिशा क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अल्पांश है उस अल्पांश होकर जो विद्युत धारा बह रही है, तो विद्युत धारा ऐसे बह रही है, अल्पांश यानी विद्युत धारा की दिशा में मैंने अंगूठा ले लिया, मेरा जो उंगलियों को घुमाव होगा उस पॉइंट की तरफ होगा जहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से ये मेरे पास पॉइंट पी हो गया, उंगलियों घुमाव पॉइंट पी पर हो गया ना, ये आकृति बन रही कि नहीं बन रही है, बन रही है ना। अब मेरी हथेली के लंबत, तो मेरी हथेली ये हो गई ना बेटा, इस हथेली के जो लंबत जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस यानी कि इस अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो मेरी हथेली के कैसा होगा, लंबत। तो ऐसे रखा है मैंने इसको, हथेली के लंबत होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ जाएगा, हो गया dB। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, इस अल्पांश और आर के प्लेन के तल के कैसा हो जाएगा, लंबवत, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर इसके कारण भी हम निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं करंट ऐसे फ्लो हो रहा है बेटा, ऊपर वाले की कहानी हमने कैलकुलेट कर ली, अब हम कहाँ की कैलकुलेट करेंगे बेटा, नीचे वाले की। तो आप देखेंगे बेटा नीचे एक अल्पांश है ना, अंगूठा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में होना चाहिए, तो अंगूठा मैंने प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में रख दिया। उंगलियों का जो फैलाव होगा उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी कि उस बिंदु की तरफ होगा जहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा हूँ। तो मैं पॉइंट पी पर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ ना, हथेली के लंबत, अर्थात कहाँ चला जाएगा वो, नीचे की ओर, डी। तो इस अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो तो ये हो गया, और इस अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा ये हो गई। ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस अल्पांश और इस दूरी आर के प्लेन के तल के कैसे हैं, लंबवत हैं। जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये वृत्ताकार वलय है, ये डिस्टेंस x है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो ये हो जाएगा, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। अगर आप ऐसा बना रहे हैं तो एग्जामिनर के दिमाग में ये आएगा कि आपने डायरेक्टली रट्टा मारा और वो देखते क्रॉस मार देगा, डबल जीरो कर देगा इसको, ठीक है। तो ऐसे नहीं बनाना है, अब समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इनके घटक ज्ञात करते हैं बेटा। तो देखेंगे आप, ये मेरे पास थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल, ये डी बी है, ठीक है। यहाँ से मैंने काल्पनिक रेखा खींची है, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, आप समझ सकते हैं आसानी से। ये पूरा एंगल 90 है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा। ऐसे ही सेम ये थीटा है, तो बेटा ये भी कितना बनेगा, थीटा। अब आप यहाँ से अगर लंब डालेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली कर्ण से तीसरी आधार, तो ये तो आपको बताने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप घटक निकालना अच्छे से जानते हैं। डी बी को या तो इसको तो डी बी डैश से व्यक्त कीजिए, इसको डी बी से, सॉरी
ये अल्पांश ए बी के कारण है तो ये डी बी, ये हो जाएगा डी बी डैश, तो डी बी कोस थीटा, ये हो जाएगा डी बी डैश कोस थीटा, ये हो जाएंगे साइन डी बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी बी डैश साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखेंगे बेटा ये जो कॉस वाले घटक हैं ये परिमाण में तो एक दूसरे के बराबर हैं, परंतु दिशा में विपरीत है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि जो साइन वाले जो घटक हैं आपके पास ये दोनों परिमाण में बराबर हैं और सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो एक्स अक्ष के अनुदिशी होगा। आ रही बात समझ में? कौन से अक्ष के अनुदिश होगा बेटा, एक्स अक्ष के अनुदिश, यानी कौन सी दिशा में होगा, ओपी दिशा में होगा। ये पॉइंट पी है, ओ है, तो कौन सी दिशा में उत्पन्न हो रहा है, ओपी दिशा में। तो ये है बेटा आपका डायग्राम। उम्मीद करता हूँ कि डायग्राम आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो देखो बेटा, अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किसके नियम से ज्ञात किया जाता है, बायो-सावर्ट के नियम से। और बायो-सावर्ट का नियम कहता है कि किसी अल्पांश धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I अल्पांश dl एवं निर्दिष्ट बिंदु एवं अल्पांश के मध्य के कोण की ज्या के समानुपाती एवं निर्दिष्ट बिंदु एवं अल्पांश के मध्य की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये फंक्शन बन रहा है बेटा। ठीक है, ओके। इसके बाद तो मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ। नंबर 1, अल्पांश AB बराबर DL के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और कौन से पॉइंट पर निकाल रहे हैं बच्चों, हम निकाल रहे हैं बेटा पॉइंट P पर। ओके, तो अल्पांश AB बराबर DL के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। तो आप देखेंगे बेटा AB के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, उसको मैं dV से व्यक्त कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे dV से रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो आप रखेंगे बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब हमें ये थीटा चाहिए। बहुत से बच्चों के दिमाग में क्या होता है, वो रट्टा मारते हैं कि सर थीटा डायरेक्टली 90 है। वैसे यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होगा, लेकिन वो होगा कैसे, वो चीज़ समझने वाली है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि ये जो थीटा एंगल बनता है ना, अगर आपसे कोई पूछे थीटा एंगल 1 किस किस के मध्य रहा है, तो आप कहोगे सर अल्पांश और क्षेत्रफल सदिश के मध्य बनता है। तो बेटा ये अल्पांश हो गया, ये कुंडली ऐसे रखी हुई थी, ठीक है। अब आपने इसको उठाया है तो ये अल्पांश हो गया, ठीक है, ये अल्पांश हो गया ना। अब यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश के लिए मैं चौक है, अब ये तो हो गया अल्पांश। अब इस चौक को मैं यहाँ रखूँगा, देखो चाहे इसको ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऊपर ले लो, किसी कंडीशन ले लो, हर कंडीशन में ये क्षेत्रफल सदिश इस अल्पांश के कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा ना। तो थीटा इक्वल्स टू 90। अब आप भली भांति जानते हैं क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, तो साइन 90 का मान 1 होता है बेटा। तो डी बी इक्वल्स टू फंक्शन आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर। ओके, दैट्स कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आफ्टर ऑल अब सेम जो मैंने अल्पांश AB बराबर DL के कारण ज्ञात किया है, सेम वही प्रोसेस है, मैं A डैश B डैश बराबर DL कारण ज्ञात करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्पांश A डैश B डैश बराबर DL के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा सेम ऐसे ही निकलेगा, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं dB डैश इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आगे चलिए भाई, हमें निकालना है पॉइंट P पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख रहा हूं, अतः बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान दो, तो देखो बेटा, जैसे हमने इन दोनों अल्पांशों के कारण पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की थी dV और इस dV डैश की, उसके बाद हमने इनके घटक ज्ञात किए थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये हमारे पास कॉस वाले घटक हैं ये परिमाण बराबर हैं, दिशा में विपरीत होने के कारण आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि जो साइन घटक हैं वो परिमाण में बराबर हैं और परिमाण में बराबर होने के कारण दिशा में भी कैसे समान है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट P पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आएगा वो एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, अर्थात OP दिशा में होगा, अर्थात ये दोनों घटक जुड़ेंगे।
तो बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र में निकालूंगा तो B टोटल बराबर में dB साइन थीटा प्लस dB डैश साइन थीटा, समीकरण नंबर 3। ओके, अब आ जाओ समीकरण नंबर 1 व 2 से। एक ने कहा dV इज टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर। दो ने कहा dB डैश इज टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो देखो बेटा RHS पार्ट बराबर है क्या, नहीं दिख रहा है आप सभी को? RHS पार्ट बराबर है तो LHS पार्ट बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूँ dB बराबर में dB डैश, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है। ठीक है, अब मैं यहाँ से मेरे को पता चल गया dB डैश के बराबर है, तो यहाँ पर भी मैं dB डैश को रिप्लेस कर सकता हूँ, इसकी जगह dB रख सकता हूँ। तो B इज टू में dB साइन थीटा प्लस dB डैश की जगह पर भी मैंने क्या लिख दिया, dB साइन थीटा। अब बेटा दो चीज़ें होती हैं, बीच में किसका चिन्ह लग रहा है, प्लस का, तो योग करेंगे। एक तो आपके पास बहुत लंबी सीरीज हो, इन्फिनिटी सीरीज हो, तो वहां पर अगर उनको हमको योग करना होता है तो हम समेशन के चिन्ह को उपयोग में लेते हैं। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपने 11th में जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उन्होंने भी खूब सारा पढ़ा होगा कि योग करने के लिए हम समाकलन को उपयोग में लेते हैं, क्योंकि समाकलन का मतलब भी क्या होता है बेटा, योग ही होता है। क्या होता है, योग। तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है, तो दोनों को सम्मिलित रूप में लिखने के लिए मैं इनको समाकलन के पद में लिखूंगा। तो B बराबर में समाकलन dB साइन थीटा लिख दिया मैंने। तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब यहाँ से आगे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि नॉर्मल मैथमेटिकल पोर्शन है और ऐसा इसमें कुछ खास है नहीं, तो आप ध्यान देंगे तो देखिएगा। B इज टू में समाकलन dB आ रहा है बेटा, dB का मान आपने समीकरण नंबर 1 से निकाला ही है, ये रहा, मान रखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर। dB का मान रख दिया आपने, साइन थीटा यहाँ पे रख दीजिएगा साइन थीटा। अब मुझे साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा मैं कहाँ से निकालूंगा, आ जाओ बेटा, POR मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। तो आप देखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज, चित्रानुसार या चित्र से त्रिभुज POR में आपको नजर आ रहा होगा ट्रायंगल POR। ओके, यहाँ से मैं साइन का मान निकालूंगा। तो आप जानते हैं बेटा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखो बेटा ये थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब A, ये 90 के सामने वाली कर्ण बटे में R। तो फंक्शन आ जाएगा B इज टू में इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर इंटू DL इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पर आप रखोगे A अपॉन R। तो देखो बेटा B इज टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर और A अपॉन R, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट ही फलन है ये, IA बटे में आर स्क्वायर का मल्टीपल R से कराएंगे तो R क्यूब, और समाकलन में कौन बच जाएगा, DL। DL का समाकलन लेंगे बेटा, DL का समाकलन कितने के बराबर आएगा, L के बराबर। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए अब DL का समाकलन आ गया L के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DL का इंटीग्रेशन हो गया L। तो DL का इंटीग्रेशन L क्या है, इस टोटल वृत्ताकार वलय की लंबाई, तो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो L की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 2 पाई है। तो यहाँ पे देखिएगा B इज टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IA अपॉन R क्यूब इंटू 2 पाई A। ओके, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, B इज टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I, A का गुना ऐसे कराओगे तो A स्क्वायर अपॉन R क्यूब। अब मुझे R चाहिए, तो देखो भाई त्रिभुज POR में ट्रायंगल, ये इसमें ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो R बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर का R का मान निकाल लें तो एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे B बराबर मैं लिख दूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I A स्क्वायर बटे में R की जगह, केवल R की जगह मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसका भी क्या हो जाएगा बेटा, घात कितनी चल रही है 3। चाहे तो आप इसको यहाँ छोड़ दें, अगर आपकी इच्छा कर रही है तो आप इसको और भी शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे v में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई स्मॉल ए स्क्वायर। अब देखो बेटा, रूट का मतलब होता है आधा, आधा होता है ना, घात 3 चल रही है तो मैं इसको लिख दूंगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/। तो बेटा ये फंक्शन निकल कर आ रहा है हमारे पास किसी वृत्ताकार धारावाही पाश के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो देखो मैथमेटिकल पोर्शन जो होता है वो तो नॉर्मली होता है, इसमें जो मेन चीज़ जो होती है फोकस करने वाली वो होती है डायरेक्शंस। तो आप डायरेक्शंस पे ध्यान दें, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। इसके बाद है इसकी कुछ नोटिफिकेशंस पॉइंट हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ओके, थैंक यू।